Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about politics and economics of freebies. This topic is important from our syllabus GS paper 3, Indian economy point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए कई सारे स्टेट्स में इलेक्शंस चल रहे हैं। अगले साल जनरल इलेक्शंस भी हैं हमारे देश के अंदर। तो वापस से पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्रीबीज देना शुरू कर दिया है लोगों को इन ऑर्डर टू वू द कस्टमर्स गेट वोट्स। इसी कारण से ये फ्रीबीज को लेकर के डिस्कशन वापस से तेज हो गया है। अगले साल मुझे लगता है कि फ्रीबीज आर गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या होता है फ्रीबीज, एक बार जरा वो देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है गिवन इन इट्स रिपोर्ट इन 2022 दैट फ्रीबीज आर आइटम्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज एज अ पब्लिक वेलफेयर मेजर। सरल भाषा में कहें तो सरकार कई दफा पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी चीजें फ्री में बांटने लगती है ना। सिलाई मशीन ले लो, साइकिल ले लो, रेडियो ले लो, टीवी ले लो, और ये सब चीजें खासकर इलेक्शन से पहले दी जाती हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। आई एम सो सॉरी, वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके वोट पाने के लिए, राइट। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है फ्रीबीज। लोगों को फ्री में दीजिए और फिर वोट पाइए। सो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है इन इट्स रिपोर्ट 2022, आइटम्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज एज पब्लिक वेलफेयर मेजर। बट फ्रीबीज आर डिफरेंट फ्रॉम ब्रॉडर वेलफेयर गुड्स लाइक हेल्थ एजुकेशन। जैसे सरकारी अस्पताल में हमें इलाज मिलता है फ्री में, सरकारी स्कूल्स में कॉलेजेस में अगर हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है फ्री में, सो उसको फ्री भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि हेल्थ एजुकेशन दीज आर एज पर द लार्जर डायरेक्टिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, डीपीएसपी एंड ऑल, राइट। कि सरकार की ये सब नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनकी ये सब डेमोक्रेटिक जिम्मेदारियां हैं हेल्थ एजुकेशन देना। लेकिन साइकिल बांटना, रेडियो बांटना, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती सीधी सीधी फ्रॉम डीपीएसपी। तो यहां जाकर के फ्रीबीज और एक वेलफेयर स्कीम के बीच का अंतर ढूंढा जा सकता है। बट यही तो सबसे बड़ी समस्या है फ्रीबीज को लेकर के कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स के बीच का कोई ऑब्जेक्टिव या कंक्रीट डेफिनेशन अभी तक नहीं डेवलप किया जा सका है। और यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर वो जो पावर में है, वो इसका खूब इस्तेमाल करती हैं वोट पाने के लिए। फिर भी अभी तक कोई इसके अगेंस्ट जुडिशियल या इंस्टीट्यूशनल फैसले नहीं लिए जा सके हैं। ये मामला काफी पुराना है। जैसे 2006 में ये पहली बार ये डिबेट लाइमलाइट में आया। डीएमके गवर्नमेंट इन तमिलनाडु चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कलर टीवी सेट्स। तो इन्होंने लोगों को कलर टीवी सेट बांटना शुरू किया, किसी ने जाकर के इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। तो ये मामला तब से चलता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी देखिए 2014 में एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था। अ न्यू चैप्टर एडेड टू इलेक्शन कमीशंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट मैनिफेस्टोस। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो तो फ्रीबीज दे सकती है, लेकिन जो पावर में नहीं है वो क्या करेंगे? तो वो फिर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरह के हाइपरबोलिक प्रोमिसेस करते हैं कि हम जीत जाएंगे तो आप सबके घर में एसी लगवा देंगे, रेफ्रिजरेटर दे देंगे, वॉशिंग मशीन दे देंगे, सॉर्ट ऑफ। तो इस तरीके के चीजों को रोकने के लिए, जो एक्सेसिव प्रोमिसेस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 2014 में अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एडिशनल प्रोविजंस लाए थे। तो फ्रीबीज यही है, लोगों को इन्फ्लुएंस करके वोट पाने के तरीके जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनाती हैं। फ्रीबीज की समस्या ये है कि उसको डिस्टिंग्विश कर पाना फ्रॉम वेलफेयर मेजर्स बिकम्स डिफिकल्ट। जैसे मैं बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, राइट, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने 5 साल के लिए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए 5 किलोग्राम फूड ग्रेन के प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया। ये हमने देखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि 5 साल तक अब और मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन। अब इसको वेलफेयर की तरह देखा जाए
कि इसको फ्रीबी की तरह देखा जाए अगले साल इलेक्शन के लिए वोट पाने के लिए, ये डिस्टिंग्विश कर पाना इम्पॉसिबल है. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सो फार इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश कि वेदर एन एक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेलफेयर मेजर और फ्रीबीज. फ्रीबीज को लेकर के हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल भी एक आइडिया रेज किया था. उन्होंने कहा था कि ये जो रेवरी कल्चर है, बेसिकली उन्होंने फ्रीबी को नाम दिया था रेवरी कल्चर. रेवरी होता है एक तरह की मिठाई, मध्य प्रदेश में मिलती है. तो रेवरी कल्चर से उनका मतलब था कि ये रेवरी खिलाओ लोगों को और वोट पाओ, मिठाई खिलाओ वोट पाओ. तो उन्होंने कहा था कि जो रेवरी कल्चर है दैट विल टेक इंडिया टुवर्ड्स डार्कनेस. Basically, perhaps he was hinting towards several political parties who have government in different states and who resort to these kind of appeasement policies, freebie policies, right? तो फ्रीबीज के कई सारे नुकसान हैं. इकोनॉमिक नुकसान आपको पता है, हमने इकोनॉमिक की क्लास में पढ़ रखा है जब FRBM एक्ट हम पढ़ रहे थे. फ्रीबीज के जो भी खर्चे होंगे दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, so they are not going to yield any desired outcome in long run. At the same time, they will get overall accumulated in the format of debt. तो हाई डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जाएगा, बट एट द सेम टाइम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो लॉन्ग टर्म में कुछ फायदे नहीं होंगे. तो फ्रीबीज को लेकर के बहस चलती रह रही है. कुछ लोग ऑफ कोर्स फ्रीबीज के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. जैसे आप ये आर्टिकल ही देखें तो दिस आर्टिकल सेज व्हाट एलीट क्रिटिक्स ऑफ फ्रीबीज डू नॉट अंडरस्टैंड. सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वाज इन फेवर ऑफ फ्रीबीज कि व्हाई फ्रीबीज शुड बी देयर. कुछ लोग फ्रीबीज को सपोर्ट करते हैं इस आर्ग्यूमेंट से कि फ्रीबीज से भी ग्रोथ आता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली. जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लीजिए सिलाई मशीन औरतों को बांट रही है, विमेन को बांट रहे हैं, तो सिलाई मशीन की डिमांड बढ़ी सबसे पहले. रेफ्रिजरेटर बांट रहे तो रेफ्रिजरेटर का डिमांड बढ़ा, और उससे फिर विमेन एम्पावरमेंट होगा. विमेन विल ऑल्सो वर्क, so they will also become economically more viable. So that is how freebies also directly or indirectly facilitates growth. Freebies are very important in order to bring gender equality. You see, freebies में ज्यादातर जो बेनिफिट्स होते हैं वो गर्ल चाइल्ड या विमेन को होते हैं. सिलाई मशीन दे दिया, स्कूटी दे दिया, तो उससे विमेन एम्पावरमेंट के मौके मिलते हैं. फ्रीबीज आर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर लेसर डेवलप्ड स्टेट्स इन ऑर्डर टू एड्रेस पॉवर्टी. देखिए, गरीबी एक ऐसी चीज है जिसको ओवरनाइट एड्रेस नहीं किया जा सकता. इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन लाएंगे तो जाकर के धीरे धीरे गरीबी कम होगी. लेकिन इस दौरान जो गरीब लोग हैं उनको सरवाइव भी तो कराना है, उनके भी लाइफ को थोड़ा इंप्रूव तो कराना है. तो फ्रीबीज कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंस्टेंट मैकेनिज्म टू एलिविएट सम ऑफ द difficult conditions faced by the poor people. Of course, it is not going to bring a sustainable solution, but at least it is going to bring some respite, some relief for the poor people. So, very poor states in India like Orissa, Jharkhand, Bihar, these states can resort and should resort to freebies to some extent in order to bring some temporary relief in the life of पुअर पीपल. क्योंकि इंस्टीट्यूशनल तरीके से तो पॉवर्टी को दूर करने में 20-25 साल का वक्त चला जाएगा, तब तक जो मौजूदा पुअर जनरेशन है उसकी तो लाइफ बीत जाएगी. तो फ्रीबीज आर वन अनदर वे टू ब्रिंग सम रिस्पाइट टू देम. बट फ्रीबीज की कई सारी समस्याएं भी हैं. इसी सबसे बड़ा से फ्रीबीज का तो समस्या है इकोनॉमिक बर्डन. इट इज गोइंग टू बी अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, एंड दैट काइंड ऑफ बर्डन विच इज नॉट गोइंग टू यील्ड डिजायर्ड आउटकम इन लॉन्ग रन. इट इज नॉट गोइंग टू मेक आवर इकोनॉमी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि फ्रीबीज का जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है. अनसस्टेनेबल है. अनसस्टेनेबल इसलिए क्योंकि फ्रीबीज में हम खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन हमारे ऊपर डेट टू जीडीपी बढ़ता रह रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है. तो उधार जब बढ़ेगा तो उस पर इंटरेस्ट हमें चुकाना होगा. यू सी, मौजूदा टाइम में भी जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है दैट हैज गॉन अप वेरी हाई. प्राइमरी डेफिसिट इज डिक्रीजिंग. So these are certain problems, economic problems associated with freebies. Challenges associated with freebies, अगर इकोनॉमिक challenges देखे जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है, बाउंटीज टू वेल ऑफ. ये कॉन्सेप्ट बताया था, दिया था इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने कि देखिए फ्रीबीज क्या होता है. नॉर्मली इसका पीछे पॉलिटिकल एजेंडा होता है. तो फ्रीबीज में अमीर गरीब सबको लोग, पॉलिटिकल पार्टी जो है कुछ बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं. उस चक्कर में द बेनिफिट मोस्टली गो टू द रिच पीपल हु आर रिलेटिवली वेल ऑफ.
बाउंटीज टू वेल ऑफ, उसके जगह पे अगर कोई वेल डिफाइंड प्रॉपरली प्लान्ड वेलफेयर स्कीम चलाया जाए, तो उसमें द बेनिफिट विल बी पासिंग टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, दैट वुड बी बेटर. बट फ्रीबीज में इन मेनी केसेस बाउंटीज टू वेल ऑफ, यानी कि बेनिफिट्स ऑल्सो गो टू द बेटर ऑफ सोसाइटी. एंड ऑफ कोर्स irresponsible budgetary management happens when freebies are allowed. उसके अलावा पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं फ्रीबीज के. सबसे बड़ा तो चैलेंज है कि फ्रीबीज आर अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. यू सी, दोस पार्टी और a political party which is in power is having direct advantage to distribute material benefits to the people, to give freebies to the people. तो जो ऑपोजिशन में है उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगा. दैट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो एवरी पार्टी शुड हैव लेवल प्लेइंग फील्ड. It undermines party platform. You see, over a period of time, parties are realizing that their ideological framework is less important. More important is what material benefit they can pass to the people. तो धीरे धीरे आइडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पार्टीज की खत्म हो रही है. एंड मोर और लेस दे आर रिजॉर्टिंग ऑन फ्रीबीज, मोर एंड मोर प्रोमिसेस, एंड रिड्यूसिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. जो पार्टी ज्यादा पैसा देगी, लोग उसको वोट कर रहे हैं. तो धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये सिर्फ प्रोसीजरल रहेगा. इलेक्शंस होंगे, जिनको मेजोरिटी मिलेगी उसकी सरकार बनेगी, बट डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के अंदर डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू विल गेट इरोडेड. बिकॉज डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू में पीपल शुड वोट फॉर द पार्टी विच हैज आइडियोलॉजिकल स्टैंड इन लाइन विद देयर आइडियोलॉजिकल स्टैंड, नॉट टू दोज पार्टीज जो उनको फ्री में सामान दे दे. लॉन्ग रन में एनी वे इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो व्हाट कुड बी द वे अहेड? ऑफ कोर्स वे अहेड होगा कि वेल डिफाइंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबल तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने अनाउंसमेंट्स करें. तो इलेक्शन कमीशन और ज्यादा कंक्रीट तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए गाइडलाइन रिलीज करे कि वो अपने मैनिफेस्टो में क्या अनाउंस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस चीज को फ्रीबी माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा. और जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए इलेक्शन कमीशन की रूलिंग पार्टी फ्रीबीज देकर के अनफेयर एडवांटेज ना ले इलेक्शन में. और दूसरा जरूरत है कि एक पब्लिक डिस्कोर्स शुरू हो, और over a period of time we distinguish or give an objective distinction between freebies and welfare schemes. ये बोर्ड वर्क है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फ्रीबीज. तो फ्रीबीज आरबीआई रिपोर्ट मैंने आपको बताया क्या है. सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेलफेयर ऑफ गुड्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन. ये अलग है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है. चैलेंज क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलफेयर एंड फ्रीबीज. पीएम मोदी ने भी कहा कि रेवरी कल्चर वुड टेक इंडिया टू द एज ऑफ डार्कनेस. There are some arguments in order to support reverie culture that it facilitates growth, address gender inequality, help lesser developed state. But the bigger challenges are that economic challenges, revenue expenditure is rising, debt to GDP ratio is rising, bounties to well off, highlighted by Economic Survey 2016. Political challenges are there against free and fair election and undue advantage to party in power. Solution would be responsible fiscal planning, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर. एक पॉइंट और लिख सकते थे कि इलेक्शन कमीशन क्लियरली डिफाइंस कि व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज कुड इंक्लूड इन मैनिफेस्टो, व्हाट दे कुड नॉट. इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. जितना आइडिया मैंने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप आराम से आंसर लिख सकते हैं. तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. The next article is about mangrove seal for Sundarbans. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो कभी कभार इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे प्रेजेंटेशन में आता है कोई टॉपिक, तो उसमें कुछ भी और मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. देख, ऐसा ये टॉपिक है मैनग्रोव से रिलेटेड, काफ़ी अच्छा है. इंडियन एक्सप्रेस से सीधा सीधा मैंने उठाया है उसके इमेजेस. मैनग्रोव क्या होते हैं वो आपको पता है. कोस्टल एरिया के कोस्टल रीजन में दे आर प्लांटेशन या वेजिटेशन who have some special feature. They are saline tolerant. They have a special kind of roots that emerge out of the soil. तो मैनग्रोव्स आर इंडिकेटर ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम हेल्थ. अगर कोस्टल इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा है ओवरऑल, तो वहाँ पे मैनग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे. मैनग्रोव्स की अच्छी बात ये होती है कि दे अरेस्ट सॉइल इरोजन. कोस्टल एरिया में सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं बिकॉज दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग हाई राइजिंग टाइड्स. उनके ऐसे जो रूट्स बाहर निकले होते हैं, ये रूट्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे
grasp carbon dioxide and fixes them to the soil. That is why a mangrove plant in general is 10 times more effective in absorbing carbon from the atmosphere. ये सबसे अच्छी बात है मैनग्रोव्स की. और ऑफ कोर्स जब भी कोई साइक्लोन वगैरह आता है या स्टॉर्म आता है तो मैनग्रोव उस टाइम में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं. बात की जाए तो पूरे दुनिया भर का जो लैंड है उसका 0.1% अर्थ के ऊपर मैनग्रोव्स हैं. सबसे ज्यादा मैनग्रोव साउथ एशिया में पाए जाते हैं. अभी मौजूदा टाइम में अगर देखा जाए मैनग्रोव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही हैं सुंदरबन रीजन में. आपको पता है सुंदरबन रीजन विच इज ज्वाइंटली अवेलेबल विथ इंडिया एंड बांग्लादेश. तो सुंदरबन रीजन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव रीजन. सुंदरबन रीजन में समस्या क्या हो रही है कि धीरे धीरे द सलाइन वाटर इज मिक्सिंग विद द फ्रेश रीजन या इंटीरियर रीजन में सलाइन वाटर मिक्स हो रहा है. तो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू फ्रेश वाटर सोर्सेस एंड एग्रीकल्चरल लैंड इन द सुंदरबन. यही सलाइन वाटर है एंड दे आर मिक्सिंग विद द फ्रेश वाटर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सुंदरबन रीजन में. और इससे हो क्या रहा है कि वहां पे क्रॉप डैमेजेस हो रहे हैं सुंदरबन रीजन में. वहां का जो लैंड स्टेबिलिटी है वो थ्रेटन हो रहा है. मैनग्रोव इकोसिस्टम इज नाउ आल्सो गेटिंग थ्रेटन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब इंटरनल वाटर सलाइन हो रहे हैं तो फिर धीरे धीरे इंटरनल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो फ्लोरा फौना डिस्ट्रॉय हो रहा है. और इसका इम्पैक्ट रॉयल बंगाल टाइगर जो इस एरिया में पाए जाते हैं उनके पॉपुलेशन के ऊपर भी देखने को मिल रहा है. तो रॉयल बंगाल टाइगर की भी पॉपुलेशन गिर रही है धीरे धीरे. तो सुंदरबन रीजन में हो क्या रहा है मैनग्रोव्स आर स्लोली वीकनिंग. इनकी डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है एंड दैट इज वाई सॉल्ट वाटर इज गेटिंग मिक्स्ड विद द फार्म लैंड्स एंड कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेजेस. वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो मैनग्रोव्स को तो मुद्दा ये है कि मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. बेसिकली दुनिया का जो सबसे बड़ा मैनग्रोव रीजन है वो भी खतरे में है. उसके भी अपनी समस्याएं हैं. मैनग्रोव्स के अपने फायदे आप देख ही चुके हैं. तो मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. और भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में मैनग्रोव्स अलग अलग जगहों पे खतरे में है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ह्यूमंस आर द बिगेस्ट ऑफेंडर एज फार एज डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव इज कंसर्न. फॉर एग्जाम्पल सी थाईलैंड में द गल्फ ऑफ थाईलैंड हैज बीन रिक्लेम्ड फॉर श्रिम्प फार्मिंग. तो जहां पे मैनग्रोव्स काफी सारे पाए जाते हैं तो वहां पे अब वहां की सरकार श्रिम्प फार्मिंग को प्रमोट करा रही है. सो लाइक दैट मैनग्रोव एरियाज आर डेलिबरेटली अलाउइंग टू और डेलिबरेटली बीइंग अलाउड टू गो डाउन. ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है. और सुंदरबन रीजन का समस्या तो आपने देख ही लिया. लेकिन हाँ मैनग्रोव्स को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी लिया गया था लास्ट ईयर. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 लास्ट ईयर वहां पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट की गई थी. इसका नाम था मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय यूएई एंड इंडोनेशिया. और बाद में बाकी देशों ने भी ज्वाइन किया. इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन. द पर्पस इज टू स्टेबलाइज मैनग्रोव प्लांटेशन और मैनग्रोव वेजिटेशन वर्ल्ड वाइड. इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज द बोर्ड वर्क. मैनग्रोव इंडिकेटर ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, अरेस्ट इरोजन ऑफ सॉइल, रेस्पिरेटरी जो रूट्स होते हैं दे आर अबव सॉइल, सो दैट इज व्हाई दे absorb 10 times more carbon, ease winds and water force and hence protect during cyclone and storm. They act as shock absorber. 1.1% अर्थ का मैनग्रोव है, हाईएस्ट इन साउथ एशिया. सुंदरबन रीजन लार्जेस्ट मैनग्रोव रीजन इन द वर्ल्ड. करंट इशू क्या है? सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन द फ्रेश वाटर रीजन ऑफ सुंदरबन लीडिंग टू क्रॉप डैमेज, affecting integrity of the ecosystem, negatively impacting population of Royal Bengal tiger. एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया टू प्रोटेक्ट मैनग्रोव, दैट इज मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. दैट वाज डिसाइडेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज 2022. एम वाज टू प्रमोट मैनग्रोव एज नेचर बेस्ड सॉल्यूशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए सितंबर महीने में भी मैंने आपको बताया था अबाउट साइक मिशन ऑफ नासा. तो नासा का एक साइक मिशन है, इस तरीके का स्पेस क्राफ्ट है जिसको स्पेस में भेजा गया है. और इस
स्पेसक्राफ्ट का पर्पस है कि साइक 16 नाम के एस्टेरॉयड को स्टडी करें। दिस एस्टेरॉयड इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो साइक 16 नाम के एस्टेरॉयड को स्टडी करने के लिए साइक नाम का स्पेसक्राफ्ट भेजा है नासा ने, जो लगभग 6 साल बाद पहुंचेगा। इट विल टेक अबाउट 6 years टू रीच इनटू इट्स ऑर्बिट एंड स्टडी साइक 16 एस्टेरॉयड। तो अब आप पूछेंगे कि सर 6 साल बाद पहुंचेगा तब उसके बारे में बताना, अभी क्यों बता रहे हो? तो जवाब ये है कि ये जो साइक नाम का स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा है, हमने मतलब नासा ने, वो जब 6 साल बाद पहुंचेगा और साइक 16 को स्टडी करेगा, वो तो करेगा ही, लेकिन उसके पहले ये एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा जो उसने हाल फिलहाल में परफॉर्म किया, और वो ये है कि स्पेस से लो इंफ्रारेड रेडिएशंस भेजेगा वो अर्थ के ऊपर। लो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ के ऊपर भेजेगा, जिसको अगर हमने इफेक्टिवली कैप्चर कर लिया और उसको डिकोड करना शुरू कर दिया तो इट कुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। ऐसा क्यों? तो ये साइक जा रहा है स्पेसक्राफ्ट, जाते जाते इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट भी लगाया गया है जिसका काम है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को, लेसर या लोअर इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ पे भेजे, और वो सक्सेसफुली हाल फिलहाल में हो गया है। तो साइक के ऊपर ये जो एडिशनल एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है, इसको नाम दिया गया है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इस डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का फायदा क्या होगा? देखिए, अभी तक जितने भी सैटेलाइट्स स्पेस में हम भेजते हैं, वो हमारे पास जब इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं ऑन द अर्थ, तो दे सेंड मोस्टली इन द फॉर्मेट ऑफ रेडियो वेव्स। अभी रेडियो वेव्स कैसा होता है? दे आर हैविंग हाई वेवलेंथ बट लेस फ्रीक्वेंसी। हाई वेवलेंथ के कारण रेडियो वेव्स की स्कैटरिंग कम होती है। किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग वगैरह के आसपास वो आराम से बेंड हो जाते हैं, इसलिए रेडियो वेव्स स्कैटरिंग कम होती है बिकॉज ऑफ देयर हाई वेवलेंथ, बट ओवरऑल द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज लेस बिकॉज ऑफ लेसर फ्रीक्वेंसी। ऐसा रेडियो वेव्स के साथ समस्या है। तो अभी तक जितने भी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहे थे, मोस्टली इन द फॉर्मेट ऑफ रेडियो वेव्स। ये जो साइक है, इसने वहां से, स्पेस से, इंफ्रारेड रेडिएशंस भेजे हैं सक्सेसफुली। तो फ्यूचर में अगर एक बार हमने टेस्ट कर लिया कि अच्छा इंफ्रारेड रेडिएशंस भी भेजे जा सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस की खासियत यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, भले वेवलेंथ कम है तो क्या हुआ? तो वेवलेंथ कम होने के कारण स्कैटरिंग ज्यादा होगी, उसको भी समहाउ मैनेज किया जा रहा है कि स्कैटरिंग कम हो, कम से कम डेटा लॉस हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण इट विल बी इजी टू रीच, राइट? तो इस तरीके से इंफ्रारेड रेडिएशंस के वेवलेंथ कम है बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इट विल बी फास्टर एज फार एज ब्रिंगिंग रेडिएशंस ऑन अर्थ सरफेस इज कंसर्न। तो आई एम क्विकली समराइजिंग, साइक नाम का स्पेसक्राफ्ट साइक 16 को स्टडी करेगा, लेकिन उसके पहले उसमें एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस लगाया गया जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अर्थ पे भेज रहा है, सक्सेसफुली रिसीव भी हुआ है। इससे फायदा ये होगा कि फ्यूचर में सैटेलाइट्स हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे यूजिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस, because mostly the radiations that were being sent by satellites so far were radio waves, and radio waves were having large wavelength, and because of their ability to pass through atmosphere regardless of weather and ability to bend around, उसकी स्कैटरिंग कम होती थी, बट उसमें थोड़ा डिले हो जाता था इंफॉर्मेशन आने में। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन विल यूज नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। इससे फायदा ये होगा कि इट विल बी सेंडिंग डेटा 10 टाइम्स फास्टर। इससे उम्मीद है कि फ्यूचर में इवन लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस भी हो पाएंगे, स्ट्रीमिंग वीडियोस भी हो पाएंगे, जैसे स्पेस क्राफ्ट जा रहा है स्पेस में और वहां से वो लाइव स्ट्रीम भी हमें सेंड कर रहा है। दैट इज ऑल्सो होपफुली पॉसिबल if this deep space optical communication experiment becomes successful. Deep space optical communication Psyche mission के साथ attached है NASA mission to study asteroid Psyche 16 will take about 6 years. बट इसमें एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट लगा दिया गया डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भेजने के लिए टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें इट विल बी यूजिंग नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल्स। दिक्कत क्या, अभी तक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में रेडियो वेव्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, हाई वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी। इससे फायदा ये था, पॉजिटिव ये था कि लेस स्कैटरिंग, बेंड अराउंड बिल्डिंग्स, बट नेगेटिव ये था कि हाई लेटेंसी। बट नियर इंफ्रारेड लेजर सिग्नल्स में फायदा ये होगा कि इट कैन सपोर्ट लाइव स्ट्रीम टू बिकॉज ऑफ द फास्ट रिले ऑफ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लेक प्रोजेक्ट थ्रेट टू संगाई संगाई डियर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। संगाई डियर के बारे में समझते हैं। देखिए, ये एक स्पेसिफिक टाइप का डियर है जो मणिपुर के लोकटक लेक के ऊपर पाए जाते हैं। मणिपुर का जो लोकटक लेक है, वहां पे काफी सारा इस तरीके का नेचुरल फ्लोटिंग बायोमास पाया जाता है। ये आपको पता होगा, वैसे तो मैं जानता हूं, मानता हूं कि एक बड़ा सा लेक है, उस लेक के ऊपर कई सारे इस तरह के फ्लोटिंग बायोमास हैं और वो फ्लोटिंग बायोमास को कहा जाता है फूमडीज। और फ्लोटिंग बायोमास इतने बड़े बड़े भी हैं कुछ कि उस पे घास फूस पेड़ पौधे उग गए हैं। और मजे की बात है कि उस मणिपुर के लोकटक लेक के ऊपर एक इस तरीके का बड़ा सा फ्लोटिंग बायोमास है। वहां पे कितने सारे फ्लोरा फौनाज हैं, जिस कारण से उसको हमने नेशनल पार्क बना दिया। इसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर। तो ये मान लीजिए कि एक इस तरीके का फ्लोटिंग बायोमास है मणिपुर के लोकटक लेक में, और वो फ्लोटिंग बायोमास के ऊपर कई सारे फ्लोरा फौनाज हैं। उसको हमने बना दिया नेशनल पार्क, नेम्ड केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। उसी में से एक स्पेसिफिक तरीके का एनिमल मिलता है, वो है संगाई डियर। संगाई डियर जो है वो केबुल लामझाओ नेशनल पार्क में मिलता है, विच इज वन लार्ज फुमडी फ्लोटिंग ऑन दिस लोकटक लेक। संगाई डियर इज स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर एंड इट हैज बीन गिवन स्टेटस ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर आईयूसीएन रेड डेटा। भाई मजे की बात ये है कि ये फूमडीज तो चूंकि फ्लोटिंग बायोमास है तो थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो संगाई डियर इसके कारण अपने आप को बैलेंस करता है, इसके ऊपर बैलेंस करता है। तो दूर से संगाई डियर देखने में लगता है कि डांस कर रहा है। दैट इज वाई संगाई डियर इज ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। बात की जाए अगर लोकटक लेक की, तो लोकटक लेक इज वन ऑफ द रामासार लेक इन इंडिया। रामासार कन्वेंशन आपको पता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है which whose goal is to protect international wetlands of importance। तो रामासार कन्वेंशन के अंतर्गत हमारे देश के अंदर अलग अलग रामासार साइट है, उसमें से एक रामासार साइट है लोकटक लेक, ये वाला। इनफैक्ट जो भी इंटरनेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको रामसार लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। बट उन रामसार लिस्ट के अंतर्गत भी जो वेटलैंड्स हैं जिनका इकोलॉजिकल नेचर धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है या खराब हो रहे हैं, उनको रामसार वेटलैंड लिस्ट के अंतर्गत भी एक स्पेशल लिस्ट में ऐड किया गया है, जिसका नाम है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इंक्लूड्स नेम ऑफ दोज वेटलैंड्स that are part of Ramsar wetland list but are facing some change in their ecological nature because of changing time। और ये जो लोकटक लेक है, ये रामसार वेटलैंड तो है ही, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इंडिया से बस दो ही मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के वेटलैंड्स हैं, एक तो लोकटक और दूसरा ये किलियो दियो घाना नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि लोकटक लेक तो वैसे ही मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है और वहां पे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट प्लान ला रही थी भारत सरकार, जिसको लेकर के मणिपुर सरकार ने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि लोकटक लेक के नेचर पे और संगाई डियर के पॉपुलेशन पे निगेटिव असर करेगा। संगाई डियर इंडेमिक टू केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है संगाई डियर। आयुसीएन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड नोन एज डांसिंग डियर। क्यों? क्योंकि ऐसे फूमडी पे जब ये फ्लोट करता है फूमडी और उस पर अपने आप को बैलेंस करता है, तो इस दूर से देख के लगता है कि ये डांस कर रहा है। लोकटक लेक की बात की जाए तो ये रामसार वेटलैंड है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड उन सारे रामसार लिस्ट के वेटलैंड्स के लिए है दैट आर फेसिंग चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर। इंडिया से दो हैं, केलियो दियो नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक। ये इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्वयं से रिलेटेड कल हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इट इज aimed at providing affordable and quality education to citizens for free। That's all from our side for today. Thanks for watching.